चलो भाई चलो ध्यान से इधर देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम। 1500 किलोमीटर जाना था ट्रेन को, ट्रेन ने प्लेन को, और अपने टाइम से मान लो 9 बजे चलना था, 9:30 बजे चला, आधा घंटा लेट हो गया। ठीक है बेटा इधर ध्यान देना, आप होया हुआ वंश हो गया इधर ध्यान देना। प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देते शेड्यूल टाइम, 9 बजे चलना था, 9:30 बजे चला, आधा घंटा लेट हो गया। अब उसको टाइम से पहुंचना है, तो उसने क्या बोला, इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर इन टाइम इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। ठीक, अब देखो पहले नॉर्मल अगर स्पीड होती उसकी यूजुअल स्पीड जिसको बोल रहा है वो, लेट इट्स यूजुअल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस स्पीड से चल रहा है। पेन को नीचे रख के और सिर्फ सुना करो, जब मैं कराता हूँ ना जब भी समझ में आएगा। मैथ लिखने वाले बच्चों को समझ में नहीं आता है। t1 क्या आ जाएगा, पहला टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम अगर यूजुअल स्पीड से चलता तो टाइम कितना लगता उसको, इतना, लेकिन अब उसने अपना टाइम उसको कितना लगेगा, अगर स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, ये स्पीड बढ़ा दी उसने, पहले x होती अब x + 250, अब टाइम इतना लगेगा। तो किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले ज़्यादा टाइम लगता है, अब कम टाइम, ज़्यादा कम टाइम लग रहा है, पहले ज़्यादा लग रहा है अब कम लग रहा है। कितना डिफरेंस, कितनी डिफरेंस, आधा घंटा, 30 मिनट्स नहीं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि स्पीड किस में लिया आपने, किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए 30 मिनट नहीं रखना, बच्चे कर देते 30 के बराबर। तो पहला डिस्टेंस ज़्यादा था, अब पहला टाइम ज़्यादा था, अब टाइम कम हो गया। कितना डिफरेंस हो गया, आधा घंटा का, हाफ एन आवर का। तो इसको ऐसे लिख दो बस, अब इसे सॉल्व कर लो, 1500 कॉमन निकालो पहले, ये ऐसे बन जाएगा, ये x + 250 माइनस x अपॉन x इंटू x + 250, ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई होगा आगे, ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 500 हो गया इंटू 1500, मतलब 1500 इंटू 500 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा क्रॉस हो गया, x² + 250x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया 75, 100 के 7,50,000 हो गए, 750 तो यही हो गया। ठीक है, 15×75 और 4 0 लग जाएंगे, तो ये हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू x² + 250x, अब इससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी 7500, 4 बार 0। अब इसके वेक्टर बता दो क्या बनेंगे, 1000 माइनस 750, ये बन गया। ठीक है, 1000 में से इसे माइनस करेंगे तो अपना पाई जाना, ये x कॉमन लिया x + 1000 और माइनस 750 कॉमन लिया x + 1000, तो x - 750 और x + 100,000। ठीक है, तो इससे x जो है वो 750 आ गया, और इससे माइनस, इस माइनस को तो छोड़ ही देंगे हम, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारी स्पीड क्या आ गई, यूजुअल स्पीड, व्हाट इज द यूजुअल स्पीड, सो यूजुअल स्पीड इज 750 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। कैलकुलेशन करना जब ही आएगा जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा समझ में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता था, जो बोट की स्पीड होती थी उसमें पानी की स्पीड ऐड हो जाती थी। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ बहना, और एक अपस्ट्रीम होती है पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहना। ठीक है, रोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती थी, स्पीड अपस्ट्रीम जो होती थी बोट माइनस वाटर, हमेशा बोट में से ही माइनस करना है। और डाउन स्ट्रीम की क्या होती थी, बोट प्लस वाटर, पानी में से कभी भी माइनस नहीं करना।
ठीक है, बोट में से ही माइनस करना जब ये अपस्ट्रीम जाएगी, नहीं तो पानी की अगर स्पीड ज़्यादा होगी बोट बह जाएगी। ठीक है, तो उसने बोला है कि बोट एट अ स्पीड ऑफ इतना, तो स्पीड ऑफ बोट तो पता है तुम्हें, तो स्पीड ऑफ बोट पता है तो इसकी जगह तो डाल दो 5। ठीक है, अब पूछा गया है उसने फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो मैंने स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मान ली x, तो ये हो गई हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड, ऐसे ही हो गई हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब पानी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, और डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के साथ बहना। तो जब पानी के साथ बहते हैं तो वाटर की स्पीड भी बोट की स्पीड को बढ़ा देती है और जुड़ जाती है, और इसमें माइनस हो जाती है। अब आपके पास उसने क्या बोला है, डिस्टेंस है 5.25 किलोमीटर। अब कह रहा है अपस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है और डाउनस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है, दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस है। अपस्ट्रीम में ज़्यादा लगेगा और डाउनस्ट्रीम में कम लगेगा। तो अपस्ट्रीम की स्पीड टाइम अगर मैं मान लूँ, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 5.25 किलोमीटर और स्पीड क्या है इसकी अपस्ट्रीम की 5 - x। ये तो टाइम t1 हो गया, t2 क्या हो गया 5.25 अपॉन 5 + x। दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है, ये ज़्यादा ले रहा है, ये कम ले रहा है, मतलब कहने का मतलब है t1 - t2 = 1। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 घंटे का डिफरेंस है। जिसमें ज़्यादा लग रहा है उसमें से ही कम वाले को माइनस करना, उल्टा मत कर देना। अपस्ट्रीम में हमेशा ज़्यादा टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम में हमेशा कम टाइम लगेगा। तो अब आप लगा लो, इसके साथ जोड़ दो इसको, 5 - 5 ये अपॉन 5 - x माइनस 5.25 अपॉन 5 + x, ये किसके बराबर हो गया 5.25 कॉमन निकालो, ये ऐसे बच जाएगा 5 + x ब्रैकेट में -5 - x। ये ब्रैकेट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों के बीच में माइनस का साइन है। बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, माइनस को चेंज नहीं करते, अगर ब्रैकेट लगा लोगे तो चेंज कर लो तब लोगे, नहीं तो गलती हो जाती है। 5 + x - 5 + x अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a + b × a - b से a² - b² बन गया, ये कट गया इससे। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 25 - x² किसके बराबर आएगा, दिस × 2x, ये 2x बचा। तो 5.25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11.5 ना, 11.5 x। अब इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन में बना लो इसको, क्योंकि पॉइंट्स में तो आपसे फैक्टर बनेंगे नहीं, है ना। तो क्या करो, इसको नीचे 10 ले जाओ और काट दो इसको, 5 × 10 5 × 10। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 - 2x² = 23x, और इसको इधर ले जाओ और ये बन गया। अब इसके फैक्टर बनाओ, 100 के ऐसे फैक्टर बताओ जो 23 बनते हो, क्या बनेंगे, कुछ गलत कर दिया, अच्छा सॉरी 10.5 सही है, ये गलती है, तो ये 21 हो जाएगा, है ना। 21 हो। अब बताओ ऐसे दो वेक्टर इसके 25 4 से ही हो गया, है ना। तो ये आगे 2x² + 25x - 4x - 50। ठीक है जी, x कॉमन निकाल लो, 2x + 25, इसमें से -2 कॉमन निकाल लो, 2x + 25 = 0, एक हो गया x - 2, एक हो गया 2x + 25 = 0, x 2 हो गया या -25/2, इसको छोड़ देना। आपका आंसर क्या आ गया, आंसर इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको निकालना था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, आपने ऊपर लिख लेना चाहिए था, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी, पहली लाइन लिख लेना है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम g x किलोमीटर पर आवर। ये लाइन जरूर होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन शुरू करने से पहले। आपने लेट किसको किया है, अगर आप लेट करना नहीं बताएंगे, लिखेंगे नहीं, तो नंबर कट जाएंगे, पहले बता दो।
जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन ढंग से करा करो ताकि गलती ना हो। उतार लो फटाफट। कह रहा है 2 trains लीव रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। बेटा इधर ध्यान दो, ये डायरेक्शन होती ईस्ट, ये होती वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, है ना, ऐसे डायरेक्शन होती है। कहता है इफ द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट, पहली ट्रेन तो इधर को चली इस डायरेक्शन में, एंड सेकेंड ट्रेन ड्यू नॉर्थ, दूसरी इस पे चली। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ये पहली वाली ट्रेन, इसकी स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो इसकी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसा दे रखा है ना। 2 घंटे के बाद ये भी 2 घंटे चली और ये भी 2 घंटे चली, दोनों में आफ्टर 2 आवर्स दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट। अपार्ट का मतलब है दूरी आपस में, मतलब अगर एक ट्रेन यहाँ पहुंची और एक ट्रेन यहाँ पहुंची तो ये दूरी 50 किलोमीटर ऐसा अपार्ट, दोनों में गैप जो है 50 किलोमीटर का है। बहुत आसान है, डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पता है आपको। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो इसने कितना किलोमीटर चला, 2x किलोमीटर चली, और ये कितनी चली, 2 × x प्लस 5 किलोमीटर चली। दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, तो यहाँ लिख दो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू 2x किलोमीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड ट्रेन, ठीक है, इनटू आवर्स इज इक्वल टू 2 × x प्लस 5। अब आपके पास OA भी आ गया, OB भी आ गया, EB भी दे रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि डायरेक्शन सारी परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, AB² इज इक्वल टू OA² प्लस OB², मतलब 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना था, 2 × x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस OB² मतलब 2x का होल स्क्वायर। इसको खोलना है, सॉल्व करना है। पहले तो इसे सॉल्व कर दो, 50 हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 50 × 50 नहीं करना। पहले देखो 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, इसका मतलब जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 कॉमन आएगा हमारा, है ना। तो हमने 4 कॉमन निकाला, पहला काम तो ये करा, यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर खोल दो, x² प्लस 25 प्लस 10x, 2 बाहर निकल चुका है, और यहाँ से भी 2 मतलब 4 बाहर निकल चुका है, तो बचेगा क्या, x²। अगर आपसे डायरेक्ट ना हो, कॉमन लेके पहले खोल के फिर उसमें से 4 कॉमन निकाल लेना। क्यों निकाला है 4 कॉमन, क्योंकि ये 4 से ये कटेगा 25 और ये भी कट जाएगा 25, तो 4 पूरा हो जाएगा। 2 से इसको काटा, 2 से इसको काटा, हो गया पूरा। अब आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो कितना बन गया, कितना बनाए, 2x² प्लस 10x प्लस 25, तो ये है, इसको इधर ले आओ, 625, 25 × 25 625, तो ये हो गया 2x² प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब फिर 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन निकालो। अब आपको वेक्टर बनानी है इसके, तो कितने बन जाएंगे, 300 के क्या बनेंगे भाई, 300 के ऐसे वेक्टर जिनका सम 5 आता हो। बताओ फटाफट वेक्टर बनाओ। करते हैं आगे, तो ये है कि आपका x² प्लस 5x माइनस 300, इसको x² प्लस कितना बताया था, 20x माइनस 15x माइनस 300, x कॉमन लिया, x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 20x माइनस 15 और x प्लस 20, तो इससे हमारे पास x जो है वो 15 आ गया, और माइनस 20 इसको नेगलेक्ट कर देंगे, बचा x। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन ये वाली थी, ये सेकेंड थी, ठीक है। तो
15%, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन वो आपकी एक्सी है, तो इसलिए 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपका ये पूछा था उसने कि फर्स्ट ट्रेन की और सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी है, ठीक है। मान लिया करो लेट द एज ऑफ फादर बी x years and let the age of son be y years, ठीक है। तो पहले तो आज की प्रेजेंट एज मान ली, एज भी नहीं गलत लिख दिया, लेट द प्रेजेंट एज, मैंने लिख दो प्रेजेंट एज, आज की एज कितनी है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जब प्रेजेंट एज हो गई तो इन दोनों का सम 45 दे रखा है, ये तो पहली क्वेश्चन बनी है। और उसने बोला है 5 years ago, 5 साल पहले दोनों की एज कितनी थी, एक की x - 5 थी, एक की y - 5 थी। उसने जो प्रोडक्ट ऑफ द एजेस वाज 124, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था 5 साल पहले 124। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना दोनों फैक्टर्स को, यहाँ से पहले y की वैल्यू निकालो, 45 - x पहले यहाँ डाल दो, जब फैक्टर बन जाए उसके बाद करना, नहीं तो लंबा हो जाएगा बहुत। 45 - x - 5 पहले y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपके पास 40 - x = 124, 40x - x² - 200 + 5x = 124, ठीक है। और ये हो गया 45x - x² - 200 = 124, सबको उधर ले जाओ, x² - 45x + 324 = 0। ये क्वाड्रेटिक बन के आ गई आपके पास, सॉल्व कर दीजिए। किसी का नाम तो नहीं था ना, नंबर था, ठीक है। तो x² - 45x + 324, इसके फैक्टर बताओ 324 के। बन गई 36 और 9x + 324, x कॉमन लिया x - 36 - 9 कॉमन लिया x - 36 = 0, x - 9 x - 36 = 0, x आ गया 9 और 36। अब ये आपको डिसाइड करना है फादर की एज 9 साल की हो सकती है क्या, हो तो सकती है, कर दी थी, बना दी थी तुमने तो पिछले बार, ठीक है। फादर 7 साल का था, बेटा 2 साल का, तो वो नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी फादर की एज कितनी आ गई 36 ईयर्स, और बेटे की एज कितनी आ गई y 45 - 36 दैट इज 9 ईयर्स। बेटा जो है 9 साल का है और फादर जो है वो 36 साल, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण बी x years, आज की एज है उसकी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति बी y years, ठीक है। पहला काम तो यही है मानने का, 7 साल पहले वरुण की एज थी x - 7, स्वाति की थी y - 7, क्या थी 7 years ago। वरुण's age was 5 times the square of Swati's age। इसकी स्वाति की एज के स्क्वायर्स का भी 5 टाइम्स था वरुण की एज। ये पहली इक्वेशन में क्या है, ठीक है, ढंग से पढ़ो लाइन को। वरुण's age was 7 साल पहले वरुण's age was 5 times
द स्क्वायर ऑफ स्वाति इज। तो ये पहली इक्वेशन बन गई मेरी, इसको अभी कुछ नहीं करना, ऐसे रखता है। अगली बनाओ 3 years हेंस, हेंस का मतलब होता है आगे, आज से 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी दोनों की, एक की x + 3 हो जाएगी, एक की y + 3 हो जाएगी आज से। स्वाति's एज मतलब कि ये y + 3 विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। एक वरुण's एज ये है, स्वाति की एज ये 2/5 होगी उसकी। अब आप इसको इधर ले जाओ 5y + 15 = 2x + 6 और इससे y या x की वैल्यू निकाल लो। देखो x की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू मत निकालना। x की निकाल लो, किसी की निकाल लो, वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो किसी की निकाल लो, तो इसकी आसानी से निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 5y = 2x - 9, तो y हो जाएगा 2x - 9/5, वो इस पर डाल दो, ठीक है। और अगर x की निकालो तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, x की निकाल दो, वो ज़्यादा आसान रहेगा, है y² में भी आएगा ना, तो इसलिए x की निकाल दो। तो 5y + 9/2 ये x की वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ डाल दो, इस वैल्यू को यहाँ डाल दो। 5y + 9/2 - 7 5 टाइम्स इसको खोल दो, ठीक है। और इसका एलसीएम लो कर ले, a/2 ये 5y² - 70y + 49 × 5 कितना हो जाएगा भाई, 250 - 5 245 हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ बन गया 5y माइनस कितना हो गया 5 = 10y² - 140y + 490। अब इनको इधर लेके जाओ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी आपके पास 10y² - 140y + 490, और इसको इधर ले गए तो -5y + 5 = 0। ये हो गया 10y² - 145y + 495 = 0। अब इसमें 5 कॉमन निकाल सकते हो, 5 निकालो कॉमन तो कितना हो जाएगा, 5 इसको हटा सकते। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2y² - 29y + 99। अब इसके वेक्टर बनाने हैं, सारा खेल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है, उसमें जोर नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, यहाँ तक ले जाके छोड़ दोगे फिर अगर इक्वेशन बना के दिया आपने। तो पहला काम इनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख, ठीक है। तो ये वेक्टर बन गए हमारे, 2 कॉमन लिया, y भी कॉमन लिया, y - 9 -11 कॉमन लिया, y - 9, तो y - 9 और 2y - 7, तो y कितना आ गया 9 और 11y, ठीक है। तो ये होगी हमारी किसकी एज, 5.5 लूँ या 9 लूँ, 9 क्यों लूँ, 5.5 क्यों ना लूँ, ये क्या बात हुई, फ्रैक्शन में यही है क्यों, ये किसने बोला है कि फ्रैक्शन में तू क्या सीधी एक मतलब 14 से 15 ही कूदेगी, बीच में डिस्क नहीं आएंगे मंथ्स। आज क्यों नहीं ले सकते 11.5 11.2 सॉरी 11/2 क्यों नहीं ले सकते, 7 9 क्यों लेंगे, 11/2 क्यों नहीं लेंगे, इतनी छोटी एज होगी तो क्या, ये क्या लॉजिक है तेरा। हाँ जी, कितना सिंपल है। अबे 7 साल पहले जो है वो 5.5 वाला आदमी कैसे जाएगा, उसने बोला ही क्वेश्चन में ये 7 साल पहले 7 ईयर्स अगो, तो जो एज जिसकी 5.5 साल होगी 11/2 होगी, वो उसकी बात हम 7.5 साल पहले कैसे कर लेंगे। 9 वाले की तो कर सकते हैं, 9 ज़्यादा है, 7 साल पहले वो 2 साल का था, समझ पर, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट करेंगे। देखो तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये 9 ईयर्स, ये किसकी एज होगी, स्वाति की एज आ गई, तो उसकी एज कितनी आ जाएगी, क्या डाल दो यहाँ, वरुण की एज कितनी होगी 45 + 9/2 मतलब 54/2 दैट इज 27 ईयर्स। तो वरुण जो है वो 27 ईयर्स का हो गया,
और स्वाति जो है वो 9 ईयर्स की होगी, ठीक है। ये लॉजिक अब क्या कह रहा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है ये, ठीक है। उसकी बाउंड्री पे यहाँ पर एक मान लो पोल लगाना है मुझे, दिस इज पोल पी, ठीक, गाड़ दिया वहाँ, ऑफ डायमीटर 13 मीटर, ये डायमीटर 13 मीटर है, सेंटर से डायरेक्ट डायमीटर, in such a way that difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B, एक गेट यहाँ है, एक गेट यहाँ है, इनका जो डिफरेंस है डिस्टेंसेस का, पोल का, इसका इससे डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस वो 7 मीटर है, 7 मीटर, समझ में आ रही है मेरे पास डिफरेंस। मान लो ये x है, तो ये x + 7 है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, 7 मीटर का डिस्टेंस हो गया, डिफरेंस हो गया। क्या बोला है, दोबारा पढ़ो एक बार, a pole has to be erected at a point on the boundary of the circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates, diameter के opposite दो गेट्स लगा रखे A और B, वहां से जो डिस्टेंस है इस पोल का डिस्टेंस, इसका डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स इज 7 मीटर। क्वेश्चन को अगर समझोगे नहीं तो इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अगर एक x है तो एक x + 7 है, या अगर एक x - 7 है तो एक x है, ये भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। और ये 13 है, तो उसने क्या बोला है, इफ यस एट व्हाट, सॉरी, इज इट पॉसिबल टू डू सो, कह सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है। और अगर है तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड, अब इस गेट से कितनी दूरी पे पोल करूँ, इस गेट से कितनी दूरी पे पोल करूँ, ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन ज्योमेट्री की हेल्प से करना पड़ेगा। आपने सीखा हुआ है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, 9th क्लास में सीखा। तो क्योंकि ये डायमीटर है तो यहाँ जो भी एंगल बनेगा इट विल बी 90 डिग्री। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए सब चीज़ें हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गई, ये परपेंडिकुलर एक बेस को ऐसा ही मान लो। समझ आ गई बात। तो अब क्या करेंगे, x² + x + 7 का स्क्वायर = 13 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब फिर दोबारा एक बार समझा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बड़ी कंफ्यूज रहते हैं, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, ये बहुत समस्या है सब बच्चों की, ज़्यादातर बच्चों में दिक्कत करते हैं। जो भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाली जो भी लाइन है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है बस। और बेस और परपेंडिकुलर अगर कुछ नहीं दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री में तो समझा दूंगा, बाकी किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में से किसी को भी आप बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हैं, पर ये पक्का है कि इसके सामने 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, p² + b² = h का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, p² + b² = h²। मैं देता हूँ उसको सॉल्व कर दो जरा। x² + x² + 49 + 14x = 169 और 2x² + 14x माइनस ये कितना हो गया 120। इसमें से इसे माइनस करूँगा तो कितना आएगा 120 आएगा ना, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो ये आपके पास ऐसे बन के आ गई। अब क्या इसके फैक्टर बनाओ, 12 × 5 = 60 है ना, कितने बनेंगे 60 के जिससे 7 आ जाए
12 5 ही बनेगा ना। हाँ 12 5 ठीक ही बोल रहा हूँ। 12 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x, एक्स कॉमन लिए x प्लस 12 माइनस 5x प्लस 12, x माइनस 5 और x प्लस 12, ये दो वेक्टर बन गए। x की वैल्यू 5 और माइनस 12 इसे छोड़ देंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता x, तो x हो गया 5। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पोल ए कितना हो गया 5 मीटर्स, डिस्टेंस फ्रॉम पोल बी 12 मीटर। ठीक है जी, तो इस तरह से कर सकते हो इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अब है कि नहीं। पेरीमीटर ये गिवन था, ये एरिया गिवन था, तो इक्वेशन बना ली, इसमें से टू फॉर्मल लेके काट दिया, इसकी वैल्यू निकाली एक्स की यहाँ से, इसमें डाल दी। आप मल्टीप्लाई करो इसको, 41y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, इन सबको इधर ले जाओ, वाई स्क्वायर माइनस 41y प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये इधर रख सकते हैं। क्या बने वेक्टर 25y माइनस 16y प्लस 400 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लो, y माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लो, y माइनस 25, तो इससे y माइनस 16 और y माइनस 25, तो y जो है वो 16 हो सकती है या 25। अब ये देखो हमेशा उसने बोला ब्रेड्थ निकालनी, तो ब्रेड्थ हमेशा जो है वो छोटी होगी। अगर हम एक आएगी तो सही, तूने क्या मानी है, तो तूने तो y मानी ना, तो ब्रेड्थ अगर y मानना है तो तू वही लिखेगा जो तेरी आई है। अब 25 नहीं ले सकता तू, समझ में आ रही मेरी बात। अब इससे निकालेगा इसको, तो ये लेंथ 25 हो जाएगी। अब अगर मैं कहने लगूँ भाई ये 16 हो जाएगी, तो ये ब्रेड्थ नहीं हो सकती, ये लेंथ नहीं हो सकती। ब्रेड्थ हमेशा छोटी होगी, लेंथ हमेशा बड़ी होगी। तुम्हारे को एक रेक्टेंगल देते हैं, तो रेक्टेंगल देने के बाद तुमसे पूछे तो बताओ लेंथ कौन सी ब्रेड्थ कौन सी, तुम क्या कहते हो, तुम छुट्टे के साथ जो लंबी लाइन है उसको लेंथ बता देते हो, चौड़ी वाली को ब्रेड्थ बता देते हो, छोटी वाली। तो लंबी लाइन इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, आंसर ये होगा हमारा, ब्रेड्थ जो है हमारी वो 16 मीटर ही होगी, वो नहीं हो सकती 25, लेंथ होगी 25। हाँ जी वो देखो इधर, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, दोबारा कर देता हूँ सारा क्वेश्चन। आपको दिया था उसने राइट एंगल ट्रायंगल, क्वेश्चन में बोला क्या था उसने, लेंथ ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसी दो साइड जो 90 डिग्री बना रही है, आर 5x, किसी को भी आप 5x, किसी को भी आप 3x माइनस 1 ले सकते हो, ऐसा दे रखा है। और इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया 60 है, ये 1/2, बेस मान लो 3x माइनस 1 और ये 5x। इस 5 से, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ब्रैकेट में रखना है, बिना ब्रैकेट के अगर रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहले सुन लोगे तो देख ले तरफ से। 5 से पहले इसको काट दो, ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है सब कुछ, इसलिए इस 5 से 5 इसको काट सकते हैं। ये हो गया, इसको इधर ले जाओ, तो ये 24 इज इक्वल टू, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस x। अब इस 24 को उधर ले जाओ। हमारा काम क्या है, हमारा काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना। बहुत सारे बच्चे यहाँ अटक जाते हैं, फिर इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, ऐसे लिख के बैठे हुए। अब क्या करूँ, अरे करना क्या, मल्टीप्लाई कर और सब एक तरफ लेके आ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म्स का मिश्रण। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बनाना है हमेशा, जब भी बनाना इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं छोड़ना, उसको इधर लेके आना दूसरी तरफ। अब ये बन गया आपके पास, तो ये कितना हो जाता है, -9x प्लस 8x माइनस 24, 3x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 8 कॉमन लिया, x माइनस 3 और x माइनस 3 और 3x प्लस 8, तो इससे x आ गया 3 और माइनस 8/3, ये तो छोड़ना ही है, नेगेटिव साइड हो नहीं सकती। अब आपको उसने बोला था कि हाइपोटेन्यूज निकालना, तो हाइपोटेन्यूज जब निकलेगा जब आप ये साइड निकाल लोगे, तो आप इससे पहले क्या करो, ए बी निकाल लो। ए बी कितना हो गया 5x, जो कि 15 हो गया,
और AC कितना हो गया 3 × 3 - 1 जो कि 8 आ गया। तो ये 15 आ गया, ये 8 आ गया। अब BC स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये होता है 225 प्लस 64 दैट इज 289 और BC 289 का स्क्वायर रूट तो 17 है। तो 17 सेंटीमीटर फाइनल आंसर आया हमारा। ये x निकालने से काम नहीं चलेगा, आधे नंबर मिलेंगे, 4 में से 2 ही मिलेंगे इसके अगर x निकाल के छोड़ दिया। कह रहा है फार्मर विशेस टू ग्रो 100 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है, जब भी मीटर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब एरिया इज गिवन। रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन, ये तो पक्का है कि वेजिटेबल गार्डन रेक्टेंगुलर शेप में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके पास 30 मीटर बार्ड वायर है, बार्ड मतलब कटीली तार, जो कांटे वाली तार होती है, उसके पास 30 मीटर वायर है। He fences 3 sides of the rectangular garden, letting compound wall of his house act as the 4th side। मतलब जैसे मान लो मेरी ये दीवार है और मैं ऐसे बना दूँ गार्डन रेक्टेंगुलर, तो यहाँ तो मैंने तार लगा दिया 3 तरफ और ये दीवार हमारी 4थी साइड होगी उसकी, ठीक है। फैंसी तो बनानी है ना, तो ऐसे बना दी उसको। तो ये हमारी वॉल है, दिस इज वॉल, ये वॉल है और ये वायर है, ये वायर है, ये वायर, तीनों वायर है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये x है और ये y है, तो ये भी x होगी। तो ये लंबाई मेरे पास 30 मीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2x + y कितनी दे रखी है 30 मीटर। जब तक इसकी लैंग्वेज नहीं समझोगे, सारे अच्छे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हो तुम, 15-15 हज़ार रुपये महीने की फीस देते हो, ये लाइन का मतलब नहीं समझोगे जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे, ये ध्यान रखो। और अभी AP आ रही है, उसमें फिर आएंगे, लीनियर में आ गए, क्वाड्रेटिक में आ गए, AP में भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे और आगे भी आएंगे, किसी ना किसी चैप्टर में ध्यान नहीं आ रहा मेरे किस में आएंगे। तो ये तो पढ़ना समझना जरूरी है ही है, ये नहीं समझ में आएंगी चीज़ें जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक नहीं आएंगे। जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो, अपने आप रेफरेंस बुक से करा करो, मेरे इंतजार मत करा करो कि सर देंगे तो करेंगे, जो नहीं करेगा वो लास्ट में जाके फंस जाएगा। और 3 चैप्टर बड़े बड़े हैं, ये देख रहे हो तुम, क्वाड्रेटिक कब से चल रहा है हमारा, खत्म नहीं हो रहा अभी और भी रह रहा है, अगली क्लास में भी चलेगा। तो इसलिए मेहनत कर लो साथ में, और मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता हूँ, मैं कितने क्वेश्चन करा दूँगा, 20 करा दूँगा, 30 करा दूँगा, करने तो तुम नहीं है बाकी। तो ये बार्ड वायर दे रखी है इतनी, और इसका एरिया भी दे रखा है, मतलब x × y कितना है 100। बस 2 इक्वेशन बन रही है आपके पास, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, इसमें डाल दो, y कितनी हो जाएगी 30 - 2x, इससे इसमें डाल दो 30x - 2x² = 100। अब इन सबको उठा के उधर ले जाओ, क्वाड्रेटिक बनानी है, क्वाड्रेटिक बनानी है, 2 कॉमन निकलता दिख रहा है, x - 10 - 5x + 50, 10 और 5 इसके फैक्टर बन गए। x - 5 x - 10 = 0, x कितना आ गया 5 और 10, ठीक है। तो y कितना आ गया, y आ गया, अगर 5 5 होता है तो y आ गया 20, और अगर x 10 होता है तो y भी 10 ही आ गया। तो दोनों आंसर सही हैं, या तो डायमेंशन ये होंगी 5 सेंटीमीटर × 20 मीटर, और दूसरी क्या होगी 10 मीटर × 10 मीटर, ये दोनों आंसर सही हैं, दोनों तरीके से आप सही कर सकते हैं। ज्योमेट्री में काम आएंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो में जो लाइन यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे, 2 इक्वल साइड्स इसके वर्टेक्स से
अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वही लाइन परपेंडिकुलर भी होगी, वही लाइन मीडियन भी होगी और वही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी। मैं तीनों का बता देता हूँ तो जिसको ना बताओ। परपेंडिकुलर मतलब तो इस लाइन के 90 डिग्री बनाएगी, और मीडियन का मतलब है इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में काटेगी, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कर देगी। ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होता है, आइसोसेलेस में भी होता है। लेकिन आइसोसेलेस में कहाँ होता है, अगर मैं यहाँ से डालूंगा तो नहीं होगा। दो इक्वल साइड्स जहाँ मिल रही हैं उस वर्टेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो लाइन मीडियन भी हो जाएगी, वही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABCD। जब मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा और इसका बेस मैंने मान लिया सपोज करो 2x, ये तो दे ही रखा है ना, बेस मैंने 2x मान लिया, इसका मतलब इतना हिस्सा x हो जाएगा और इतना हिस्सा भी x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती सबको? रखते नीचे इतनी सुपर कंप्यूटर हो जाएगा जिसमें तुम्हें घोषणा हो जाऊंगा मैं, वो उतारने में लगा हुआ है उसको। तो ये AD क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम AD निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। AC स्क्वायर कितना हो गया 169, 13 का स्क्वायर। AD कितना हो गया पता नहीं, H स्क्वायर, और DC कितना है x स्क्वायर। तो H स्क्वायर कितना आ गया 169 माइनस x स्क्वायर, और इसको अंडर रूट कर दो तो यू विल गेट हाइट। अभी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस भी चाहिए, हाइट भी चाहिए। बेस तो तुम्हें पता है 2x है, हाइट तुमने निकाल ली, तो एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। एरिया भी गिवन है आपको 60 इज इक्वल टू x इंटू 169 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग रूट करेंगे, तो 3600 ये x स्क्वायर और ये 169 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, अब एक नई चीज़ समझने आ रही है उसको, ये समझ में आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस x4। अब ये क्वाड्रेटिक तो बनी नहीं, क्वाड्रेटिक की तो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2, लेकिन इस इक्वेशन इस सबको इधर ले आओ पहले, x4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इज इक्वल टू 0, ये ऐसी आ गई। और आप देखो जो क्वाड्रेटिक होती है उससे पावर डबल है, जो क्वाड्रेटिक की पावर्स होती है स्क्वायर होती है तो या 4 है, x की पावर 1 होती है तो या 2 है, और कांस्टेंट कितने कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन को, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक, बाई का मतलब 2, डबल कर दी उसकी पावर्स को। ठीक है, अब इसको ऐसे ही मिडल टर्म स्प्लिट करना है जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं स्प्लिट वैसे ही करना है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप x स्क्वायर को y लिख लो, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर तो है, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 169y प्लस 3600। अब तो क्वाड्रेटिक हो गई। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, जो y की वैल्यू आएगी वो इसके सामने डालना, उसका अंडर रूट निकालना, आपके पास x आ जाएगा। बेस पूछा है 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बेस आ जाएगा। और मैं अभी बात, अब इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे, मेरे को याद है इसलिए लिख रहा हूँ, तुम इसको करने पड़ेंगे। कितने बनेंगे 144y माइनस 25। ठीक है, बढ़िया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा, बाकी हो जाएगा। तो y कॉमन, y माइनस 144, और ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये 25 हो गया या 144 हो गया, है ना। अब इसको, क्योंकि ये साइड की बात कर रहे हैं, इस y को x स्क्वायर के बराबर रखूँ, या तो x स्क्वायर किसके बराबर होगा 25, या x स्क्वायर किसके बराबर होगा 144। तो x इससे क्या आएगा 5, या x क्या आएगा इससे 12। ठीक है, अब सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। ठीक, अब जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 वैल्यूज आती है, एक प्लस की आती है, एक माइनस की आती है, पर क्योंकि हम साइड की बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, तो नेगेटिव हमें नहीं लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है।
ठीक है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब बेस कितना हो गया, इसके हिसाब से बेस क्या हो गया 10 सेंटीमीटर क्योंकि 2x है, और इसके हिसाब से बेस कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो दोनों आंसर सही है, 10 भी हो सकता है 24 भी हो सकता है, दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, लिख लो।